हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पांडे IT यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि हम आपके लिए फिटेड एड के थ्योरी से वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे और इस सीरीज में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 500 के तकरीबन क्वेश्चन। तो हम 8 पार्ट तक वीडियो ला चुके हैं पावर ट्रांसमिशन चैप्टर का। उसके लगभग 250 या 200 क्वेश्चन तक बात कर चुके हैं और उसमें एक्सप्लेन भी किया है मैंने। लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं पावर ट्रांसमिशन से। और लॉकडाउन के चलते हमारे पास सिस्टम नहीं था, सिस्टम में दूर था, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया। अभी क्या हुआ कि ग्रीन जोन में होने के कारण मैं लॉकडाउन से छूट गया हूँ, तो अभी मेरे पास सिस्टम है, इसलिए तो मैं वीडियो फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको मैं यूट्यूब पे बढ़िया से पढ़ा दूंगा। तो अब आज हम वेल्डिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसरो, DRDO, DMRC वगैरह वगैरह जितने भी आपके टेक्नीशियन लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन ये आएंगे या पूछे सकते हैं। आर्क वेल्डिंग में हम इसमें बात करेंगे इस चैप्टर में, और ये हमारा पार्ट 1 है, चैप्टर वेल्डिंग पार्ट 1। इसमें हम 20 क्वेश्चन तक बात करेंगे। ऐसे कई पार्ट में वीडियो आएंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पांडे ITI को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको इससे निश्चित ही सफलता मिलेगी। और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप कहीं पढ़ाते हैं तो आप अपने स्टूडेंट को भी बोल सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए, उनको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और देख लीजिए यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन पार्ट 4, यहाँ पे आप आओगे तो वीडियो में ये देखिए पड़ा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में एक बार जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, इसमें 8 वीडियो पड़ी हुई है। पावर ट्रांसमिशन वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें आपका डिस्क्राइब भी हो जाता है, थ्योरी भी लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको हम सारी क्लास उपलब्ध करवा देंगे। और अब आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है पांडे ITI के नाम से, आप यहाँ हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं पांडे ITI। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे क्या होता है ग्रुप में कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे PDF मैं दे चुका हूँ। देखिए यहाँ पे PDF, यहाँ पे मैं सारा PDF प्रोवाइड करता हूँ। वो सारे PDF प्रोवाइड करता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ। तो आपके लिए, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो आपके लिए ज़रूर हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम 20 क्वेश्चन तक बात करेंगे और उससे हम फुल एक्सप्लेन करेंगे और उससे नो डाउट वाला ही काम करेंगे। यानी कि क्वेश्चन के बाद, आंसर के बाद हमें नो डाउट वाला ही काम रखना है। तो हमारे सामने खुल चुका है चैप्टर वेल्डिंग पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 01 to 20 है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में किस प्रकार का थ्रेड होता है। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में किस प्रकार की थ्रेड, यानी कि हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की गई है। अब इसका जो राइट आंसर है वो राइट हैंड थ्रेड। कभी भी गलत मत लगाइएगा। ज़्यादातर लोग गलत ही लगा के आ जाते हैं, क्योंकि एसिटिलीन और ऑक्सीजन के रेगुलेटर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जायज़ सी बात है, आप याद कर लीजिए, एक का याद कर लीजिए, ऑक्सीजन राइट, तो हमारा एसिटिलीन लेफ्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रोड परत, यानी इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ, जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसकी कोटिंग करने के लिए हम कौन सा पदार्थ यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा फ्लक्स। ये जो जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है वो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं या आने की संभावना है। तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इससे निश्चित ही सफलता मिलेगी। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक, कमेंट, शेयर, जो भी प्रॉब्लम रहती है वीडियो में या जितना जो भी दिक्कत होती है या जो भी कमी मिलता है आपको, तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अगली वीडियो से हम उसमें सुधार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सामान्यतः वेल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात क्या होता है। देखिए यहाँ पे वर्ड जो है सामान्यतः, ये काफ़ी मिला जुला शब्द है, ये काफ़ी सुना शब्द है, बहुत कन्फ्यूजन डालता है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आ गया और सीधा फटाक से टिक करके चले आए, उन्होंने ये शब्द नहीं देखा। तो सामान्यतः वेल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1:1 होता है। अब 1:1 किसका होता है, हमारा उदासीन ज्वाला होता है, उसका हमारा 1:1 होता है। अब उसमें 1:1 का मतलब क्या है, 1:1 का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन होता है वह 1 रहेगा और हमारा एसिटिलीन रहेगा वो 1 रहेगा। मतलब कुल मिलाकर अगर 2 है तो 1 ऑक्सीजन और हमारा 1 C2H2 मतलब एसिटिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से काटने में नोक मतलब टिप से प्रवाहित होने वाली गैस। अब जायज़ सी बात है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होगी
तो उसमें जो नोक में प्रवाहित गैस होगी वो भी हमारी ऑक्सीएसिटिलीन मिश्रण होगी ना, है ना, जिसका नाम से पता चल रहा है ना। तो चलिए कुछ हम ऑक्सीएसिटिलीन के बारे में जानते हैं, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम कुछ थोड़ा फोकस ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट ही लग रहा है। इसमें काटने की बात की गई है, भाई ये वेल्डिंग है तो इसमें काटने की बात कहाँ से कर दी गई। वेल्डिंग में तो जोड़ा जाता है, काटना कैसे आ गया, तो सब कुछ समझेंगे, बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहले हम ऑक्सीएसिटिलीन की बात करेंगे। देखिए गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन ज्वाला द्वारा वेल्डिंग की विधि को ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग में अधिकतम इसी का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? समझ में नहीं आया फिर से समझिए। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन ज्वाला द्वारा वेल्डिंग की विधि को ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग में अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से हम कास्ट आयरन, ढलवा लोहा वगैरह वगैरह की वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग कटाई में भी किया जाता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा और जानते हैं इसके बारे में। भाई कटाई की बात आ गई तो भाई ये कटाई कैसे करता है? देखिए ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम वेल्डिंग अलग है और ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग अलग चीज है। तो जो हमारी ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग है वह यह एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। क्यों है ये रासायनिक क्रिया भाई? भाई रासायनिक क्रिया ये क्यों है? तो यहाँ पे रासायनिक क्रिया की बात करते हैं, क्योंकि कटिंग क्रिया करने में धातु को जहां से काटना होता है उस स्थान को गैस के द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं, उसे पृथक किया जाता है, इसीलिए इसे हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। अभी हम आपको फिगर से समझाते हैं। सेकंड पॉइंट, इस ज्वाला से सभी फेरस मेटल को काटा जा सकता है। थर्ड पॉइंट, इस विधि को फ्लेम कटिंग भी कहते हैं। ओके, इस विधि को फ्लेम कटिंग भी कहते हैं। फ्लेम कटिंग आप कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट कर लीजिए बिल्कुल। ओके, अब भाई ये हमारा गैस कटिंग थोड़ा सुना सुना नाम लग रहा है, तो गैस कटिंग का सिद्धांत, गैस कटिंग का के बारे में थोड़ा समझेंगे। गैस कटिंग होता क्या है? देखिए इसके लिए जो ब्लो पाइप यूज होता है वो वेल्डिंग के ब्लो पाइप से थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको हम ब्लो पाइप दिखा देते हैं। ओके, तो आपको ब्लो पाइप दिख रही है। ओके, मैं थोड़ा पेंसिल ले लेता हूँ। ब्लो पाइप आपको दिख रही है। अब ये क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि इसके लिए जो हम ब्लो पाइप यूज करते हैं वह वेल्डिंग के ब्लो पाइप से डिफरेंट होता है। अब क्यों डिफरेंट होता है भाई? देखिए इसमें हमारा जो कटिंग ऑक्सीजन है ये इसमें अलग ऑक्सीजन, इसके लिए एक अलग से नली प्रवाहित की गई है, और इसमें एक तरफ देख लीजिए ऑक्सीएसिटिलीन का एक मिक्सचर अलग से प्रवाहित किया गया है। तो भाई डिफरेंट तो है ही है। अब इसके बारे में हम और भी डिटेल से जानेंगे। देखिए मान लीजिए आपका कोई जॉब है, मान लीजिए आपका कोई जॉब है, मान लीजिए आपका कोई जॉब है, मान लीजिए ये आपका कोई जॉब है। अब हम सर्वप्रथम इसको रेड हॉट करेंगे। क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम रेड हॉट करेंगे। कहाँ करेंगे? मान लीजिए ये आपका जॉब है और हमें इस प्लेस पे कटिंग करनी है। तो जिस प्लेस पे कटिंग करनी है उस प्लेस को हम पहले क्या करेंगे? रेड हॉट तक गर्म करेंगे। ओके, रेड हॉट तक गर्म करेंगे। कब तक गर्म करेंगे? जब तक कि उसका ऑक्सीकरण प्रारंभ नहीं हो जाता है। क्या नहीं प्रारंभ हो जाता? ऑक्सीकरण। हम जिस जॉब का हमें कटिंग करना है, जिस पॉइंट पे कटिंग करना, उसको हम रेड हॉट तक गर्म करेंगे। कहाँ तक? रेड हॉट तक। और रेड हॉट तक में क्या? जब तक उसका ऑक्सीकरण प्रारंभ ना हो जाए। अब ऑक्सीकरण प्रारंभ ना हो जाए किसका? मटेरियल का। अब ये ऑक्सीकरण प्रारंभ हो जाएगा तो भाई इस टेम्परेचर को कहते क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? काइंडली टेम्परेचर। आप लिख लीजिएगा काइंडली टेम्परेचर। थोड़ा हमारे पास स्टाइलिश पेन नहीं है, स्टाइलिश पेन की सुविधा इस समय नहीं है, हम स्टाइलिश पेन ले लेंगे तो आपको लिख लिख के अच्छे से समझा देंगे। तो इसके लिए काइंडलेस टेम्परेचर कहते हैं। किस टेम्परेचर को? जब हम जॉब को रेड हॉट तक गर्म करते हैं तो अगर जॉब हमारा ऑक्सीकृत होने ही वाली है, यानी नेक्स्ट पॉइंट से होने ही वाली है, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? काइंडली टेम्परेचर कहते हैं। ओके, काइंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। अब हमारे कटिंग पॉइंट को काइंडलिंग टेम्परेचर तक, कटिंग पॉइंट को काइंडलिंग टेम्परेचर तक गर्म करने को ही हमारा प्री हीटिंग कहते हैं, यानी कि हम पहले प्री हीटिंग करते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा उलझा टाइप का बना जा रहा है, बिल्कुल उलझा टाइप का बनता हुआ जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर कर दे। मैंने देखा है कि लगभग 2% 5% बच्चों को छोड़ दो तो 95 का ये टॉपिक क्लियर नहीं रहता, बिल्कुल क्लियर करके आप जाओगे, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए आपका ये ब्लो पाइप है। ओके, ये आपका ब्लो पाइप है। अब ब्लो पाइप में क्या होता है कि 3 से 4 छिद्र होते हैं। आपको मैं एक दूसरा फिगर दिखा देता हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको अब दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है? ब्लो पाइप में 3 से 4 छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए आपको ब्लो पाइप में छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये आपकी ब्लो पाइप है। और एक इसमें सेंटर में एक बड़ा सा छिद्र होता है। ठीक, इतना बात समझ में आया? क्लियर? इतना बात समझ में आ गया आपको? अब हम क्या करते हैं? प्री हीटिंग करते हैं। मैंने बताया था ना काइंडलिंग टेम्परेचर। प्री हीटिंग करने के लिए जो छोटा छोटा छिद्र है भाई ये जो छोटा छोटा छिद्र है
ये आपका जो छोटा छोटा छिद्र है, इसके द्वारा हम ऑक्सीएसिटिलीन मिश्रण प्रवाहित करते हैं। ये देखिए, ये आपका जो आया हुआ है ना, ये इसके द्वारा हम पहले इन छोटे छोटे छिद्रों द्वारा जॉब पर जहाँ पे हमें कटिंग करना है वहाँ पे हम ऑक्सीएसिटिलीन का मिश्रण प्रवाहित करते हैं। ओके, मिश्रण प्रवाहित करते हैं तब तक जब तक का हमारे जॉब का ऑक्सीकृत होना प्रारंभ ना हो जाए। ओके, फिर क्या करते हैं भाई, अब भाई ये हो गया हमारे बात, तो हम अब क्या करेंगे, अब उसके बाद जब हमारा वो काइंडली टेम्परेचर यानी प्रीहीटिंग हो जाती, उसके बाद हम इसको हम वाल्व से बंद कर देते हैं और हम उसमें सिर्फ कटिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वाले यानी बड़े वाले होल से बीच में जो हुआ है सेंटर में, इसके द्वारा हम सिर्फ ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं। और जब ये ऑक्सीजन जाता है भाई, तो ये मटेरियल से हमारे मेटल को जोर से यानी तीव्र गति से मोटा छिद्र रहता है ना, तो तीव्र गति से प्रेशर से डालते हैं। तो क्या होता है कि उससे जो मटेरियल है वो और ऑक्सीजन मिलके हमारा आयोनाइज्ड होके भाई वो उड़ जाता है। ठीक है, अब उड़ जाने का मतलब भाई क्या है भाई, ये जब हमारा जो ऑक्सीजन है, जो हमारा ऑक्सीजन है O2, वो हमारे लोहे के साथ मिलके हमारा लौह ऑक्साइड बना देता है और लौह ऑक्साइड वातावरण में घुल के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमारी सेफ्टी से कटिंग हो जाती है, मस्त कटिंग हो जाती है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब भाई कुछ एग्जाम से रिलेटेड चीजें तो भाई समझने, प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें हुई। अब हम कुछ एग्जाम से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो होता है वो हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो भाई जो हमारा ये होता है, अब इसमें क्या होता है, कटिंग के समय नोजल के अगले भाग तथा धातु के सरफेस के बीच लगभग 6 mm की दूरी रखनी चाहिए। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। कितने mm की दूरी? 6 mm की दूरी रखनी चाहिए। कितने mm की भाई? 6 mm की दूरी है भाई, 6 mm की दूरी हमें रखनी ही पड़ेगी, 6 mm की। ओके, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्लो पाइप को ना ही बहुत धीरे और ना ही बहुत तेज से चलाते हैं। यानी कि जब हम कटिंग करते हैं तो ब्लो पाइप को ना ही बहुत धीरे और ना ही बहुत तेज से चलाते हैं। अब भाई ये क्यों आया? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता? भाई बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये एरर में आता है। ठीक है, गैस कटिंग के दौरान ब्लो पाइप को बहुत धीरे चलाने से क्या दोष उत्पन्न हो सकता है और बहुत तेज चलाने से क्या दोष उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा सकता है। ओके, अब भाई दोष जान लेंगे क्या? हम दोष को जानेंगे पहले, अभी दोष को क्लियर करते हैं। ओके, ये दोष नाम का चीज कुछ अजीब सा चीज है, हर एक में होता है दोष। ओके, तो अभी क्या है दोष, जब हम पाइप को नोजल को बहुत धीरे धीरे चलाओगे, आप जब नोजल को बहुत धीरे धीरे चलाओगे तो कटे हुए पृष्ठ के किनारे खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कटे हुए पृष्ठ खराब हो जाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा, ये आता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली चीजें पूछा आता है एग्जाम में, अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता। आप पिछला 2 साल का एग्जाम उठाकर देख लीजिए। ओके, अगला क्या है, अगर हम तेज से बहुत तेज चलाएंगे तो क्या होगा, तो जो हमारा कटिंग है वो आर पार नहीं हो पाएगा। ओके, जो हमारा कटिंग है वो आर पार नहीं हो पाएगा। ये कई सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी दे देगा। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट और कभी भी भूलिएगा मत, बिल्कुल मैं लाइव क्लास आपको पढ़ाऊंगा, बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए। एक चीज और इम्पोर्टेंट ये कि कास्ट आयरन की कटिंग के लिए हमें प्री हीटिंग ज्वाला कार्बोराइजिंग होनी चाहिए। अब भाई ये क्या है? कार्बोराइजिंग होनी चाहिए, यानी कि CI की कटिंग के लिए ये भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर मटेरियल के लिए, यानी कि अदर की जितने भी फेरस मेटल के लिए, उसके लिए हम उदासीन ज्वाला और ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला यूज करते हैं, लेकिन कास्ट आयरन के लिए हम कार्बोराइजिंग ज्वाला यूज करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस हम अभी बताते हैं आपको, बिल्कुल क्लियर करके। ओके भाई, तो प्री हीटिंग के लिए ऑक्सीएसिटिलीन के अतिरिक्त हम अन्य गैसों का यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी प्राकृतिक गैस हो गई, जैसे हमारा कोल हो गया। ओके, कोल गैस हो गया। ओके, जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो प्री हीटिंग की ज्वाला उदासीन ज्वाला या ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला होनी चाहिए। जो हमारी प्री हीटिंग है उसके लिए हम या तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला, या देखिए ये जो हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण है ये 3 प्रकार से होता है। पहला हमारा उदासीन, दूसरा हमारा ऑक्सीडाइजिंग और तीसरा हमारा कार्बोराइजिंग। पहला में क्या होता है, ये दोनों बराबर मात्रा में होता है, 1:1 का। दूसरे में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग में, कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और एसिटिलीन की मात्रा कम होती है। तीसरे में क्या होता है कि हमारी एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। अब भाई अगर ये दोनों हम प्रवाहित करेंगे तो हमारे मटेरियल पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता है कि अगर हम इसका प्रवाह कर देंगे, यानी कि कार्बोराइजिंग में, तो इसमें कार्बन की परसेंटेज भी ज्यादा है, और अगर हम इसको प्री हीटिंग करेंगे तो भाई कुछ देर तक तो उस पर प्रवाह होगा ना कार्बन का, और इससे हमारा क्या होगा, आपको पता है कि अगर कार्बन हमारे जॉब में गया तो हमारे जॉब को क्या हो सकता है। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बिल्कुल बताओगे कि अगर लोहा में अगर हम कार्बन परसेंटेज को बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होता है। ओके,
और आप जानते ही होंगे कि अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगले पार्ट में हम आपके टॉप 3 कमेंट को वीडियो के लास्ट में दिखाने वाले हैं। जिसका उत्तर सबसे सटीक और बेस्ट होगा वह वीडियो के साथ ही सदैव के लिए अमर हो जाएगा। तो आप कोशिश जरूर कीजिएगा, वीडियो जो भी कभी भी कोई वीडियो देखने आएगा तो आपका कमेंट बॉक्स में जो आप उत्तर देंगे उसको वो जो आएगा देखने के लिए व्यूअर, वो आपके उत्तर को देखेगा, आपका नाम भी देखेगा, तो कहेगा हाँ भाई कोई नॉलेज वाला बंदा था। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या लिखना है कि अगर लोहे में कार्बन की परसेंटेज मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है। इसके लिए आप अच्छे से सटीक और बेस्ट उत्तर बना के लिखिएगा। आपके पास लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं है, घर पे है, बिल्कुल फुल टाइम है, आराम से सोच विचार के मस्त लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट आने तक तो मुझे लगता है कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। तो जरूर अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो फिर से अलग से हम थ्योरी की क्लास ले लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। ओके, तो आपको दिखाई पड़ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव। ये भाई भी क्वेश्चन, ये 4 और 5 नंबर क्वेश्चन ये तो बेस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये दोनों आपको समझने के लिए बेस्ट तरीका, बेस्ट आप आराम से थोड़ा शांत दिमाग से समझिएगा। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें इलेक्ट्रोड को नेगेटिव तथा वर्कपीस को पॉजिटिव रखा जाता है। भाई ये हमको बिल्कुल पता है, स्टेट पोलैरिटी में रखा जाता है। अब भाई हम ऐसे भी तुमको आंसर बता के हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मन नहीं लगेगा, हम आपको बिल्कुल से समझा के जाएंगे। भाई इसमें करंट फ्लो क्या होगा, वर्क टू इलेक्ट्रोड होगा। बिल्कुल ये आपके अभी समझ में नहीं आएगा जब तक हम आपको समझाना दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके लिए हमारी इसमें कोई गलती नहीं। भाई समझाने में टाइम लग जाता है तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा देखने की। भाई तो अब ये मैंने फिगर आपके सामने लगा दिया है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि किस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव तथा वर्कपीस को पॉजिटिव ध्रुव से जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर स्टेट पोलैरिटी करंट फ्लो वर्क टू इलेक्ट्रोड। अब ये आप बिल्कुल अभी बाद में समझिएगा, पहले हम पिक्चर में देख लेते हैं। भाई मान लीजिए ये आपका कोई वर्कपीस है, एक मिनट हम पेंसिल उठा लेते हैं। ये आपका मान लीजिए कोई वर्कपीस है और ये आपका इलेक्ट्रोड है और ये आपके पावर स्विच है। ओके, यहाँ से हम पावर सप्लाई ट्रांसफर करते हैं। ओके, हमने क्या किया कि इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और हमने इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। भाई ये हम डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी बता रहे हैं, डीसीएसपी और डीसी रिवर्स पोलैरिटी। भाई माउस से लिखना पड़ रहा है इसलिए अच्छा नहीं बनना। तो डीसीएसपी और डीसीएसपी और डीसीआरपी ये दोनों हम बात करेंगे। ओके, एसी की भी बात करेंगे भाई, तो सब कुछ क्लियर करेंगे। आप बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर थम्स अप कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी करते रहिए। तो आपको इतना समझ में आ गया, ये हमारा वर्कपीस, ये इलेक्ट्रोड, ये पावर, यहाँ से हम पावर सप्लाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने इसको जोड़ दिया और इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम बात करेंगे अपने, भाई ये हो क्यों नहीं रहा। ओके, अब हम यहाँ पे डीसीएसपी की बात करेंगे। भाई ये है क्या, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी है क्या भाई ये। अभी तो मैंने आपको बताया कि जब मैं इसको इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं तो हमारा क्या बन जाता है, डीसीएसपी। ओके, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी क्या बन जाता है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। इसमें क्या होता है भाई, डायरेक्ट करंट आपको पता ही कि भाई सीधा चलता है। ओके, सीधा चलता है। भाई इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट करंट पोलैरिटी में क्या होता है कि जो हमारा जॉब होता है, जो हमारा वर्कपीस होता है, उस पे हमारे 2/3 हीट रिलीज होती है और जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उस पे हमारे 1/3 हीट रिलीज होती है। अब कैसे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर आप इसे चेंज कर दोगे, यानी कि इलेक्ट्रोड को अगर पॉजिटिव से जोड़ दो और नेगेटिव को वर्कपीस से जोड़ दो, तो भाई ये हीट टेम्परेचर भी बदल जाएगा, यानी कि 1/3 यहाँ हो जाएगा और 2/3 वहां हो जाएगा। तो भाई आपको पता ही है। भाई सबसे पहला क्वेश्चन भाई इलेक्ट्रॉन का है। भाई इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो होंगे, हीट किस तरफ फ्लो होगी। तो भाई आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हमारा ये वाला हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। अब इसको हम जितने भी नजदीक लाते जाएंगे, जैसे एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां से इसके जो प्रोटॉन है हमारे, वो इसमें ट्रांसफर होने लगेंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ट्रांसफर होने लगेंगे।
ठीक है भाई, इतना हमको पता हो गया। ओके, इलेक्ट्रॉन इधर आने लेंगे, प्रोटॉन उधर आने लेंगे। ओके भाई, इतना हमको बिल्कुल भी क्लियर हो गया। अब क्या आपको इतना पता है कि यहाँ की जो इसकी हीट, जो यहाँ पे हीट है वो कितना है? आपको मैंने बताया 2 यानी 2/3 है। ओके, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? माइनस। ओके, यहाँ से हमारे प्रोटॉन जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रोटॉन आ गए, यहाँ पे 1/3 हीट है। ओके, जितना भी नजदीक, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे ना, आपको पता लग रहा है ना, टकराएंगे। अब जैसे टकराएंगे तैसे भाई यहाँ पे कुछ तो चिंगारी के रूप में उत्पन्न होगी ना, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है भाई। जायज सी बात है, जब इधर से प्रोटॉन जाएंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड के पॉइंट पे भी हीट रिलीज होगी, लेकिन ज्यादा कहाँ होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहे हैं भाई, यहाँ पे हीट क्यों रिलीज होगी भाई? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मोशन कर रहे हैं तो भाई आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर फ्लो हो रही है ना भाई, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी ना। और अचानक से आप दौड़ते हुए जा रहे हो, आप अचानक से दीवार से टकरा जाओ तो भाई क्या होगा? आप ही सोचो, अचानक से जा रहे हो दौड़ते हुए और अचानक से एक दीवार आ जाए, उसमें टकरा जाओ तो क्या होगा भाई? कुछ ना कुछ तो आएगा ना, या तो चोट लगेगी या फिर करंट फ्लो होगा। वही चीज है भाई, सेम। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है और जैसे ही वो वर्क पीस से टकराता है तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज करता है, और जो हीट जो यहाँ पे 2/3 हीट होता है, इसलिए यहाँ पे एक प्रकार की चिंगारी बन जाती है और इससे हमारी वेल्डिंग आसानी से हो जाती है। ओके, समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रह गया होगा आपको। ओके, ये है हमारी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस से जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रोड को हम 1/3 से जोड़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है भाई, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में जो करंट का फ्लो हो वो कहाँ से होगा? तो भाई आपको पता है प्लस से माइनस की ओर होगा। ठीक है, पॉजिटिव जिस तरफ जाएंगे उस तरफ हमारा करंट फ्लो होगा, तो भाई वर्कपीस से इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। ओके, ये इसमें हीट रिलीज कितनी होती है? 2/3, इलेक्ट्रोड में 1/3। ओके, अब हमारी रिवर्स पोलैरिटी इसके जस्ट विपरीत है भाई, जस्ट विपरीत। ये देख लीजिए, पहले हम डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में देख लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव, वर्कपीस को पॉजिटिव। इसमें जो वर्कपीस पे हमारा हीट रिलीज होगा वो 2/3, जो इलेक्ट्रोड में है 1/3। ओके, ये कब यूज करेंगे? जब हमारे जॉब की थिकनेस हाई होगी और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला वर्कपीस हमारा यूज होगा, तब हम डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है एसी। एसी का कैसे आ गया अभी? ओके, अब हमारा रिवर्स पोलैरिटी की हम बात करते हैं। रिवर्स यानी डीसी भाई, DCRP, रिवर्स पोलैरिटी। इसमें क्या करेंगे भाई? जस्ट उल्टा करेंगे, इसको हम प्लस से जोड़ देंगे इलेक्ट्रोड को और इसको हम माइनस से जोड़ देंगे, किसको? वर्कपीस को। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? जो वर्कपीस पे जो हीट होगा वो 1/3 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। ओके भाई, ओके, अब सीधा सी बात है, जब हमारा हीट कहाँ पे ज्यादा हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे देखिए, इस वाले में, एक मिनट, इसमें देखिए, अब यहाँ पे जब हमने इसका चेंज कर दिया, इसको हमने प्लस कर दिया और इसको हमने माइनस कर दिया, तो ज्यादा हीट कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ पे। भाई ज्यादा हीट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो जायज सी बात है कि मटेरियल थोड़ा नॉर्मल होगा या थोड़ा लो कास्ट का मटेरियल होगा, तभी यहाँ पे ज्यादा हमने हीट दिया। अगर यहाँ ज्यादा देंगे तो ये गल जाएगा ना, तो यहाँ से हमें आसानी होगी। तो जस्ट आप उल्टा ही इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हमें लगता है कि आपका टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर हो गया। भाई एसी की डीसी, भाई मैंने डीसी की बात कर ली तो एसी की बात क्यों नहीं किया? तो चलिए कर लेते हैं। एसी में क्या होता है कि करंट हमारी सदैव घूम के चलती है। देखिए ऐसे चलती है, आपको पता ही होगा ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्कपीस पे हीट रिलीज होती है वो 1/2 होती है, और हमारे इलेक्ट्रोड पे जो होता है वो भी हाफ, यानी कि दोनों तरफ हाफ होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, ना रिवर्स होती है ना स्ट्रेट होती है, उसमें हमारी स्ट्रेट और रिवर्स होती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वरना इसी में सारा टाइम बीत जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा स्टेट पोलैरिटी क्या है और ये करंट फ्लो भाई ये क्या है, ये सब आपको तो समझ में आ गया होगा। अब भाई क्वेश्चन है कि ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग होती है, तो भाई गैस वेल्डिंग से होती है ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। आर्क वेल्डिंग में आर्क उत्पन्न होती है, भाई ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस से उत्पन्न होती है। अभी आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया कि आर्क वेल्डिंग में होता क्या है। ये भाई पूरा ही आर्क वेल्डिंग है। ये जो डायरेक्ट करंट, रिवर्स पोलैरिटी वगैरह जो मैंने बताया, ये पूरा आर्क वेल्डिंग है। मैंने बताया ना कि जब इलेक्ट्रोड को जॉब के नजदीक लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा जाता है काइनेटिक एनर्जी लेके, वो जॉब से टकरा के एक प्रकार की चिंगारी एनर्जी को हीट में रिलीज कर देता है। और वो हीट प्रकार की जैसे ही हीट होती है भाई, जैसे हीट आएगी भाई, जैसी बात है कि एक प्रकार का चिंगारी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस ऑक्सीसिटिलीन गैस फ्लेम का यूज अधिकांश धातुओं पर करते हैं। तो भाई ये न्यूट्रल फ्लेम यानी उदासीन ज्वाला होता है। इसका क्या होता है 1/1
होता है अनुपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है इसका वो हवा के द्रवीकरण से। ओके, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो अगला वीडियो हम और भी लाएंगे और बेस्ट लाएंगे और बेस्ट कोशिश करेंगे समझाने की। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता क्या होती है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता होती कितनी है भाई, तो ये हमारा जो है 90 to 100 वोल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि एल्यूमिनियम प्लेट के वेल्डिंग के लिए जो हमारी राड यूज होती है वो भाई कैसी राड यूज होती है, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा प्योर एल्यूमिनियम। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, हम आपके लिए बिल्कुल भी सारा डीपली बताएंगे। बिल्कुल अब की बार हम लाइव क्लास लाने वाले, मस्त क्लास। ओके, नेक्स्ट आपका ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में किस वाल्व को पहले खोलते हैं। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही गजब का, ये क्वेश्चन मेरा भी एक एग्जाम में गलत हो गया था पिछले 1-2 साल में। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में किस वाल्व को पहले खोलते हैं, भाई ये कंफ्यूजन वाली चीज है। भाई ये पहले इस बात समझ लो, अगर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग अगर नाम आता है तो एक ही चीज का नाम रखो, एसिटिलीन, सिर्फ और सिर्फ एसिटिलीन। जो वातावरण में उपलब्ध है वो सबसे बाद में खोलेंगे, ठीक है, और बाद में बंद भी करेंगे। ओके, समझ में आ गया। यानी एसिटिलीन वाल्व को हम पहले खोलेंगे भी और पहले बंद भी करेंगे। ये डाउट बिल्कुल भी आप ऐसे समझ लो कि जो गैस हमारी ऑक्सीजन, जिससे हम श्वास वायु जो हमारी है ऑक्सीजन, उसको हम बाद में खोलेंगे और बाद में बंद करेंगे। ओके, इस तरह से शॉर्टकट से समझ लो। ओके, एसिटिलीन गैस की मात्रा से अधिक मात्रा में एसिटिलीन गैस की मात्रा मान लो कोई भाई 1:1, कोई 2, भाई पूरे गैस का मात्रा 2 है, उसमें 1 अनुपात हमारा गैस है और 1 अनुपात हमारा ऑक्सीजन है। अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा और अधिक मिला दें यानी 1.2 कर दें तो भाई कौन सी फ्लेम हो जाएगी, तो हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन वेल्डिंग है भाई। भाई ये तो आपको बताने वाली चीज नहीं, इसका राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि अस्थायी फास्ट ना रहे। भाई अगला क्वेश्चन, अलोह धातु की कटिंग के लिए वेल्डिंग, अलोह धातुओं की कटिंग और वेल्डिंग के लिए, भाई कोई फेरस के लिए मैंने अभी ऑक्सी एसिटिलीन बताया था, लेकिन नॉन फेरस के लिए अलोह धातु की कटिंग और वेल्डिंग के लिए हमारे अक्रिय गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। आपको ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन से कमेंट करोगे तो हम जरूर इसके लिए वीडियो बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल कितना रखा जाता है, तो ये 60 डिग्री। ये भाई ये आपको तो पता ही होगा। वेल्डिंग टॉर्च के किस भाग में O2 मतलब ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसें मिलती हैं, तो भाई ये हमारे मिक्सिंग चैम्बर में ही मिलती हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, कंफ्यूज मत होइएगा। चिपिंग करते समय चीजल को कितने कोण पर रखना चाहिए, नॉर्मल पूछा है, नॉर्मल भाई, तो नॉर्मल भाई ये 40 डिग्री होता है, ये याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ये बिल्कुल ही करेक्ट है, 100% करेक्ट है, बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं है। ओके, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस क्यों प्रयोग होता है। ओ भाई ये क्वेश्चन देखो, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस क्यों प्रयोग होता है। भाई इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो बहुत ही हाई होती है। क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है, इसीलिए हम गैस वेल्डिंग में ज्यादातर एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग करते हैं। ओके, अब हमारी टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया था, यानी जो टिक वेल्डिंग होती है उसमें इलेक्ट्रोड जो प्रयोग होता है वो भाई किसका रहता है, तो वो हमारे टंगस्टन का रहता है। भाई ये टिक क्या है, टिग मिग, ये सब भाई आर्क वेल्डिंग के टाइप है। ये सब हम आपको लाइव क्लास में डिटेल से बताएंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इतना काम आपको करना है। और हाँ, मैंने जो कमेंट बोला था ना कार्बन परसेंटेज वाला, उसको तो आपको जरूर करना है, क्योंकि अगले वीडियो में ना आपका नाम तो स्क्रीन पर लाना है ना, तो इसलिए कमेंट जरूर करना है। ओके, तो आप बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन, तो जल्दी से शेयर भी कीजिएगा। आप पढ़ाते हो तो आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, आप अगर पढ़ते हो तो अपने मित्र के साथ शेयर कीजिए, आप कहीं एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे भी आपके फ्रेंड होंगे तो शेयर कीजिए। और हमारे पावर ट्रांसमिशन का भी सारा PDF भी जाके टेलीग्राम पे ले लीजिए, और लिंक भी ग्रो यानी प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख लीजिए। तो चलते हैं, राधे राधे, बाय बाय।